हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नेम है पढ़ाकू एकेडमी। तो दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं अपने एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर हम लोग सेट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन है कंपटीशन मॉक्स, उसे मैं ओपन किया हूँ और आप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एसएससी सीजीएल को ओपन कर लेता हूँ एंड इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो लेटेस्ट पेपर 2022 का है मैं उस पर सिलेक्ट करता हूँ एंड मैंने फर्स्ट और सेकेंड जो पेपर है वो यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम यहाँ पर थर्ड जो पेपर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो 24 मई 2022 शिफ्ट थर्ड को हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ इस टेस्ट को, ये एग्री एंड स्टार्ट टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने टेस्ट ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग जो है वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 41। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 14 16 छक्का 64, 64 और 4 68 हो जाएगा। 68 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 41 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 25 माइनस 8 17 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 17 छक्का 68 जो है वो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो हमने 4 सेलेक्ट किया एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 5 किलोग्राम 18 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाया जाता है तो महंगे गेहूं की कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार का जो वो है गेहूं है, ठीक है। एक 18 किलोग्राम का है और एक दूसरा महंगा गेहूं है जिसका निकालना है वैल्यू। और दोनों का जो गेहूं का रेशियो है, एक 5 kg है और एक 2 kg है। यानी यहाँ पर जो 5 kg है ना, जो 5 kg गेहूँ है वो 18 रुपये पर kg इसका जो रेट है। और एक हमारे पास यहाँ पर 2 kg गेहूँ है, उसका जो रेट है वो नहीं पता, वही निकालना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मिक्स करते हैं 5 kg और 2 kg का, यहाँ पर हमें 20 रुपये पर किलो को मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। यानी हमारे पास 18 रुपये पर kg का है, एक होगा, एक इससे ज़्यादा मूल्य का बोला है, महंगा मूल्य का है वो यहाँ पर है। जो महंगा मूल्य वाला है वो 2 kg है, ठीक है, 2 kg है। और जो 18 रुपये पर kg वाला जो वो 5 kg है। अगर हम यहाँ से रेशियो देखें तो यहाँ से 18 20 यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 वैल्यू, यहाँ पर 2 का वैल्यू 2 ही है। तो यहाँ से 20 और 5 यहाँ पर 25 kg हो जाएगा। तो 25 kg जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 माइनस 18 करें तो यहाँ पर 2 kg 2 आ रहा और 2 जो वैल्यू है 2 kg के बराबर है। तो सिमिलरली यहाँ पर 5 kg है तो यहाँ पर 5 ही होगा, ठीक है। तो 5 ही होगा। अब यहाँ से 20 से 18 जो है वो कम वैल्यू है तो यहाँ पर एक वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 20 + 5 25 होगा। 25 kg जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 में सिलेक्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। 4πr² का वैल्यू हमको दिया हुआ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू निकालना है। तो अगर r² निकाला तो r² इक्वल टू जाएगा 1386 डिवाइड बाय पाई होगा। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22 × 7 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे फिर 4 से डिवाइड होगा। क्या ये 11 से कट रहा है, यस कट रहा है। 11 11 दूना 22 और यहाँ पर 11 से करके 11 का में 11, फिर 2 28 का क्या दूना 22 6 बचेगा और 66 तो 26 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 63 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 63 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर अभी 4 को हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सॉरी, ऊपर बचेगा 63 × 7, 63 × 7 बचेगा डिवाइड बाई 4। अभी हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आप r² है तो यहाँ पर 4 का जो हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 63 × 7 कर दें, 63 × 7 क्या जाएगा 21 बाकी में 2 44 हो जाएगा। 44 में 441/4 आ जाएगा। r² का वैल्यू तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 441 जो है वह 21 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर तो 21/2 क्या होगा 10.5। 10.5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10.5 ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही ईजी था, सिंपली आपको क्या दिया हुआ है 4πr², जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका वैल्यू दिया हुआ है 1386 और यहाँ पर आर का वैल्यू निकालना था तो निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है, यहाँ पर बस कैलकुलेशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्राफ में, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में इंग्लिश क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके हिंदी पर आ जाता हूँ।
निम्नलिखित ग्राफ में वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों P, Q और R द्वारा बिजली के तार 1000 टन के उत्पादन के आंकड़े दिखाए गए हैं। ठीक है, 2017 से 2019 की अवधि में कंपनी P के औसत उत्पादन का समान अवधि में कंपनी Q के औसत उत्पादन से कितना अनुपात है। P और Q का औसत उत्पादन का अनुपात पूछा है 2017 से 2019 तक। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर 2017 से 2019 तक बोला है, तो यहाँ पर 2017 लेना है, 2018 लेना है, 2019 लेना है। ठीक है, ये 3 साल को लेना है, 2017 से 2019 तक। अगर हम इसे P का देखें औसत उत्पादन, तो P में देखें तो P हमारा जो है वो ब्लू वाला है ना, तो ब्लू में देखें तो 25 और 50 और यहाँ पर 40, 50, 40, 90, 90 और 25 क्या हो जाएगा हमारे पास 115 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर औसत हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 साल का हम लिए तो 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा हमारा। इसका रेशियो निकालना है, ये हो गया हमारा P का। ठीक है, अब Q का देखना है। Q जो है वो ऑरेंज वाला है, तो ऑरेंज वाला का यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है, 35 है 2017 में, 40 है 2018 में और यहाँ पर 50 है 2019 में। दोनों को तीनों को मैच करते 50, 40, 90 और 90 और 35, हाँ 50, 40, 90, 90 और 35 हमारा हो जाएगा कितना 125, 125 हो जाएगा। इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए तो यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो में क्या हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा नंबर 3 और 3। ठीक है, और यहाँ से हम देखें तो यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 6 15, 23 और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 5 25, 23 और 25 जो इसका रेशियो हो जाएगा 23, 25 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में 23 और 25 है। ठीक है, तो ऑप्शन 23 और 25 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस P और Q का 2017, 2018, 2019 का क्या लेना है, रेशियो लेना है। ठीक है, एवरेज निकाल कर, यहाँ पर एवरेज ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो एवरेज में जो नंबर्स हम डिवाइड करते हैं वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में। ठीक है, तो आप ले सकते हैं कि कोई भी एरर ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। A thief was spotted by a policeman from a distance of 2 to 5 meters. When the policeman started the chase, the thief also started the running. If the speed of the thief was 11 km per hour and that of the policeman was 13 km per hour, how far would the thief have run before the policeman caught up the him? ठीक है, तो यहाँ पर बोला दोस्तों कि एक चोर है जो पुलिसकर्मी को दूर से देखा है। देखिए यहाँ पर हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी पर देखा। पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागना शुरू कर दिया। यदि चोर जो 11 किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है 11 किलोमीटर पर घंटा थी और पुलिसकर्मी की जो गति थी वो 13 किलोमीटर पर घंटा थी, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले कि चोर कितना दूर भाग चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चोर है, मैं डाइट कर दूँ, छोड़िए मैं करता हूँ। यहाँ पर क्या है, चोर है। ठीक है, और कितना दूरी से देखा, 225 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो पुलिस है ना वो चोर को देख लिया। अब जैसे ही चोर को देखा तो चोर भी देखा पुलिस को, तो क्या करेगा, चोर तो भागना शुरू करेगा। तो चोर जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू कर दिया। तो पुलिस को पकड़ने के लिए 13 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अगर रिस्पेक्टिव हम स्पीड देखें तो चोर 11 किलोमीटर से भाग रहा है, पुलिस 13 किलोमीटर से भाग रहा है। क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगा? बिल्कुल पकड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो है वो पुलिस का ज़्यादा है। कितना स्पीड ज़्यादा है? तो 2 किलोमीटर पर आवर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए क्या करेगा, जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा। अब इसको डिस्टेंस ट्रैवल कितना करना है, 225 मीटर ट्रैवल करना, यानी 225 मीटर जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है। अगर चोर और पुलिस का अगर स्पीड बराबर होता तो 225 जो मीटर का जो गैप है ना, जो बीच का जो दूरी है वो हमेशा सेम होता। बट यहाँ पर जो पुलिस का स्पीड है वो ज़्यादा है, चोर के मुकाबले 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। यानी जो पुलिस जब चोर को पकड़ेगी तो फिर स्पीड जो है रिलेटिवली तो वो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 225 किलोमीटर की अब दूरी बचा है और जो स्पीड होगा वो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चोर भी जो है 11 किलोमीटर से भाग रहा है, पुलिस जो है 13 किलोमीटर से भाग रहा है। 13 माइनस से क्या करेंगे, 2 किलोमीटर पर आवर बचा स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना टाइम में क्या होगा, चोर पकड़ा जाएगा। अब जो ये टाइम हमारा निकलेगा तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे चोर के स्पीड से, तो जब पुलिस चोर को पकड़ेगा तो इतना टाइम, इतना डिस्टेंस में, इतना दूर तक मतलब चोर वो चला जाएगा। ठीक, वही हमसे पूछा है कि पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने पर चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। ठीक है, तो जब कितने दूर भाग चुका होगा सबसे पहले देखेंगे जो पुलिस है वो कितनी देर में पकड़ेगा। जितना भी देर में पकड़ेगा जो टाइम हमारा आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 11 से, यानी चोर के स्पीड से। तो हमारा जो चोर है उतना दूर भाग चुका होगा। तो सिंपल है, तो यहाँ से हम टाइम निकालें कि 225 किलोमीटर जो है, सॉरी 225 मीटर है, 225 मीटर जो है पुलिस जो है उसको तय करना है चोर को पकड़ने के लिए। और जो स्पीड होगा वो 2 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि चोर भी 11 से भाग रहा है और पुलिस जो है 13 से भाग रहा है। अब यहाँ 2 से यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है 225 जो है वो मीटर में है और यहाँ पर जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर घंटा है। तो क्या हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करें? यहाँ पर क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करते हैं,
5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं तो 5/18 से करते हैं, और मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर तो 18/5, ठीक उसका उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होगी। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर था, इसलिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो हमारा 225 है वो मीटर में है, इसलिए हम क्या किए यहाँ पर 2 × 5/18 किए, 5/18 से मल्टीप्लाई किए, मीटर पर सेकंड चेंज करने में, तो यहाँ हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कैलकुलेट करके 225 × 2 × 5 नीचे हो जाएगा, ऊपर 18 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से 5 से काट दें? ठीक है, एक काम करते हैं और भी इजी करते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर से हम देखें तो 2 भी यहाँ पर कैंसिल आउट होता है, 9 बचेगा, और यहाँ अगर हम 5 से अगर हम यहाँ कैंसिल आउट करें तो 5 चौक 20, 5 25 25 45 × 9, इतना सेकेंड में जो है, इतना सेकेंड बाद जो है, इतना टाइम के बाद जो है पुलिस वो चोर को पकड़ लेगा। लेकिन हमसे पूछा कि चोर जो पुलिस को पकड़ने तक पुलिस के द्वारा चोर पकड़े जाने पर चोर कितना दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो इतना सेकेंड में क्या कर लेगा, पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा, इतना टाइम हो चुका होगा, तो इतना टाइम में जो चोर कितना भाग गया होगा, तो 45 × 9 इंटू चोर का स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना दूर चोर जो है वो भाग चुका होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर जाएगा 9 दूना 18, यहाँ से 2 से यहाँ 2 आ गया, और अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 11 × 5 = 55, 45 × 55 / 2, और 45 × 55 करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं फटाफट। 5 × 25 5 × 2 22, 2 2 5 5 2 7 2 4 2, तो 2475 / 2, ये हमारा 2 बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 24 का आधा 1237.5 आ जाएगा, 75 का आधा 37.5 होता है, तो 1237.5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में 1237.5 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, शायद ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में। 1237.5 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है मैंने सेलेक्ट किया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सा ही था अगर आप देखें तो। सिंपली अगर एग्ज़ाम में अगर मैं रहता तो सिंपली क्या करता, देखता 225 किलोमीटर है, 2 to 5, 1 मिनट इसका मैं ये डेंसिटी बढ़ा देता हूँ टर्म का, 2 to 5, और जो स्पीड हो गया रिलेटिव अगर स्पीड देखें तो यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 5/18 करना पड़ता था क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, और सीधा कैलकुलेट करता फटाफट से आंसर निकालता। मैं एक्सप्लेन करने के टाइम एक्सप्लेन करने में टाइम चला गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिंप्लीफाई सरल करें, तो चलिए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 957 + 932 का होल स्क्वायर -4 × 957 × 932। यहाँ पर जैसे ही मुझे देखा 957, यहाँ पर 957 है, यहाँ पर 932 है, यहाँ पर 932 है, और -4 × है, यानी मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आया। ऐसे तो अगर हम इसका प्लस करके इसका सम करके स्क्वायर करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट एग्जामिनर भी ऐसा ही क्वेश्चन सेट करता है जिसमें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें, क्योंकि हमारा एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न, यहाँ पर देख सकते हैं ए, यहाँ पर मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, ये भी ए बी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए + बी का क्या है होल स्क्वायर है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे दिख गया यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर सकता था लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा +2 AB, यहाँ पर -4AB, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर + बी स्क्वायर -2AB बचेगा, क्योंकि 2AB प्लस में है, -4AB, तो क्या बचेगा -2AB। अब इसका क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो इसका वैल्यू है ना वो कुछ नहीं है, a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -4AB है, यहाँ से +2AB आएगा, -4AB की जगह -2AB बन जाएगा, -2AB, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2AB क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिंपली a - b का होल स्क्वायर है ये। अब a - b का होल स्क्वायर आप समझ सकते हैं क्या हुआ, ये क्या है 957 - 932 करेंगे, इसका होल स्क्वायर बोला है। ठीक है, यहाँ पर से 32 अगर घटा दें तो कितना बचेगा 5 3 से 25, 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है आंसर। 625 जो है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया 625। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 625 में सिलेक्ट करता हूँ एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आपके सामने क्या है तालिका दिया गया है, तो निम्न तालिका 5 वर्षों में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री दर्शाता है। ठीक, जो तालिका है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाता है। उस वर्ष का पता लगा जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री की औसत बराबर है। तो बोला क्या है उस ईयर का, उस वर्ष का पता लगा है जिसमें जो 5 वर्ष है यहाँ पर उसका जो औसत बिक्री है ना उसके बराबर है। तो चलिए इसका औसत हम बिक्री निकाल लेते हैं कितना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट
45 है 2015 में, 54 2017 में। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, फटाफट सम करता हूँ, ठीक है डायरेक्ट। यहाँ पर इसको 40 मानते हैं, 40 50 90, 90 50 140, 140 और 60 200, 200 200 और 60 200 260 हो गया यहाँ पर। अब जो बचा है वो उसका सम कर लेते हैं। 5 4 9, 5 4 9, 9 7, 9 7 16, 9 9 18, 18 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 18 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 6 2 8, तो 284 हमारा आ गया। और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, 284 सम आ गया। और यहाँ पर 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शायद मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, सम 5 4 9, 9 9 18, 18 शायद 25 होगा, सॉरी यहाँ पर 25 होगा, 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 285 होगा। अब यहाँ से हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 5 25 और यहाँ पर बचेगा 3 7 25 57। तो 57 कौन सा ईयर में है, तो वो 2017 में है। 2017 में जो है 57 है, 2017 में 57 है। तो 2017 के वर्ष के बराबर है इसका औसत जो 5 वर्ष का है, ठीक है। तो चलिए 57 जो है वो मतलब 2017 जो है ईयर जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 2017 को हमने सेलेक्ट किया एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 2 साल के लिए सालाना चक्रवृद्धि 16% की दर से रुपये 2364 रुपये हो जाती है तो धनराशि है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट द रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, द सम ऑफ मनी इज। तो बोला है दोस्तों यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 16%, 16% क्या होता है, 16 अगर प्रतिशत हम देखें तो 4 से काटे 4 16, 4/25 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3364 है ना, ये 2 साल में इतना हो जाता है 3364। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो धनराशि पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 4 25 4 29, 29 हो जाता है 2 साल के लिए। तो 2 बार करेंगे, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। मतलब ये क्या है ना, 3364 है ना, 29 का वैल्यू है और हम पीछे जा रहे थे इसलिए 25 लिए। 16% का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 4/25 हो गया। यानी अगर 25 वैल्यू है तो हर साल 4 से बढ़ता है, यानी 25 से क्या होता है, हर साल 29 होता है। अगर ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है 29 का वैल्यू, तो हम 25 निकाल सकते हैं, मीन्स बैक जा सकते हैं पीछे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसे कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। जो धनराशि आप इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मान लिए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 25 से क्या 25, 16% हर साल बढ़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से। 25 से क्या हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, मीन्स 25 4 29 हो रहा। यानी ये क्या हो रहा है, 25 4 29 हो रहा है। मीन्स जो एक्स का वैल्यू है वो 25 से क्या हो रहा है, 29 हो रहा है। दो साल के लिए तो 2 बार करेंगे। या तो आप इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू क्या हुआ 3364, या फिर इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों बात एक ही है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धनराशि को एक्स माने और एक्स में 16% भर रहा है, यानी 25 4 29 हो रहा है। मीन्स 25 का भी 25 से 29 हो रहा है, तो 25 29 होता है, 25 29 तो 2 टाइम्स करेंगे, आई इक्वल टू 3364 आ गया। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो बात वही है। अगर आप देखिए एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं 3364, 25 ऊपर मल्टीप्लाई 29 जो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से चलेगा तो बात एक ही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो 29 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 29 से कम 29, यहाँ पर 4 बचेगा, 46 बचेगा। तो 46 के लिए भी अब एक ही बार में लगेगा, तो 29 से कम 29 फिर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर बचेगा 17 174, तो ये कटेगा 4 टाइम्स, 114 यहाँ पर आ गया। फिर हम यहाँ से अगर हम देखें तो फिर 29 से कटेगा ये, फिर ये क्या है 29 से कटेगा 29 9 9 9 18 9 चौक 36 9 55 9 छक 54, 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो 6 × 25 × 25 है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो 25 सॉरी ये 4 टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स 29 30 मान लेते हैं। तो 30 चौक 120 माइनस, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 1 मिनट में फिर से 1 मिनट। एक फर्स्ट टाइम 29 से काटते, 29 से कम 29, यहाँ पर हो गया 46। फिर एक बार में काटें 29, यहाँ पर क्या बचेगा 16 17 बचेगा 174 की कितना टाइम्स में जाएगा 29 9 18 10 9 चौक 36 9 55 9 छक 6 टाइम्स में जाएगा, 116 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इससे फिर से हम काटे तो ये कैंसिल आउट होगा। हम कैरियर लेते हैं 30, ठीक है, 4 टाइम्स में ये चला जाएगा, है ना। 30 120 माइनस 4 29 मान लेते थे, तो 30 चौक 120 माइनस 4 हो जाएगा
बिल्कुल 4 टाइम्स कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पास हो गया 4 इंटू 25 इंटू 25, 25 चक्का 100, 100 इंटू 25 जो है वो 2500 हो जाएगा। 25 जो है वो इसका जो करेंट आंसर हो जाएगा। तो 2500 जो हमारा जो धनराशि होगा वो 2500 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है इसका, ठीक है 2500। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मुझसे, उसके लिए सॉरी, बट इसका जो आंसर होगा वो 2500 का। मैंने कैंसिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का ही आ गया है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। मैं पहले इसे इरेज कर लेता हूँ, डिलीट, एंड इससे भी डिलीट किया, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 रुपये और 3 साल में 11,979 रुपये हो जाती है, तो योग है, ठीक है। तो चलिए जो 3 साल में इतना है, 2 साल में इतना, 2 ईयर्स में अगर हम देखें, पर हम थोड़ा सा इसका डेंसिटी कम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 2 ईयर्स में देखें, यहाँ पर 2 ईयर्स में यहाँ पर देखें तो 10,890 और तीसरा साल देखें तो 11,979 हो जाता है, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, योग कितना भी धनराशि पूछा है। जैसा हम क्यों ना रेशियो के ले लें, ठीक है। तो रेशियो अगर हम काटें तो ये किससे कटेगा, ये किससे कैंसिल आउट होगा, 8 1 9 और 8 1 9, ठीक है। 11 9, हाँ 9 से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर हम 9 से काटें, 9 एकम 9 दोनों 18, फिर 1 0 और यहाँ पर काटे तो 9 एकम 1 9 और यहाँ पर 29 बचेगा, 9 तिया 27, फिर यहाँ पर 2 9 तिया 27 और 1 ये बचेगा। यहाँ पर फिर से हमको दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर है, 11 का क्यूब, तो यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर बचेगा 11, ठीक है। 10 और 11 रेशियो हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है, तो योग पूछा है, सिंपल है। आप देख सकते हैं ना, अगर कोई धनराशि है, पहला साल यहाँ पर आएगा, कोई धनराशि पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, और जो रेशियो है वो 10 से 11 का है, यानी जो है 1100, चलिए 1100 नहीं, ये 3 साल में ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा मुझे। 10,890 जो है वो किसका वैल्यू है, 10 का वैल्यू तो 11 का वैल्यू है, तो 10 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा। और ये 2 साल के लिए है, तो क्या ना हम 10 गुना 11 2 टाइम्स कर दें तो हमारा जो धनराशि है वो आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए धनराशि निकाल लेते हैं। इतना ये समझ में आ रहा होगा ना आपको, ये जो मैंने किया है यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो मैंने किया आपको समझ में आ रहा ना। दोनों का सबसे पहले देखिए, दूसरा साल और तीसरा साल का जो रेशियो है वो 10 और 11 आया, यानी हर साल जो है 10 से 11 से बढ़ेगा। यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, ये 10 और ये 11 हो रहा होगा, और यहाँ से भी क्या हो रहा होगा, ये 10 और 11 हो रहा होगा, यानी 10 और 11 का। यहाँ पर लेकिन जो वैल्यू है वो 10,890 है, जिसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर 11 है, और 1 साल पीछे जाना है, फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हमें एक धनराशि निकालने के लिए फिर एक बार पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में 10,890 हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भी, यहाँ सॉरी यहाँ 10 से 11 होगा, तो यहाँ से फिर से 10 से 11 होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, 11 का वैल्यू और 10 का वैल्यू हमको निकालना है। सब बैक जा रहे हैं, धनराशि के पीछे की ओर जा रहे हैं। वही आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से चौथा साल का पूछता तो कैसे निकलता, अगर चौथा साल का पूछता तो क्या करते, 11,979 जो है ये 11 का वैल्यू है, सॉरी ये 10 का वैल्यू और 11 का वैल्यू निकाले तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये 4th ईयर का निकल जाता है। इसी तरह से चलता है, ठीक है। पीछे जाना है तो 11 का वैल्यू तो 10 का वैल्यू निकालना है, ये फर्स्ट साल का निकल जाएगा यहाँ तक, और फिर एक बार करेंगे तो हमारा धनराशि निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से इरेज करके थोड़ा सा अच्छा से राइट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा घचपच हो गया, चलिए मैं फिर से राइट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10,890 है, अगर हम मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना होगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 बटा 11, 11 का वैल्यू है, 10 निकालना है, और हमें धनराशि पर जाना है, फिर एक बार बैक जाएंगे, 10 बटा 11 फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा, क्या ये 11 से कैंसिल आउट होगा, हाँ 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, 8 1 9 9 माइनस 9 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये 11 से कैंसिल आउट हो रहा था कि कितना बार में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, 11 में 99, और अगर 99 तो फिर यहाँ पर 9 99 फिर 9 टाइम्स में जाएगा, 9 9 0 बचेगा, क्या ये एक बार में फिर से चल जाएगा 9 टाइम्स में 9 0, तो यहाँ पर जाएगा 9000 जो है वो इसका धनराशि हो जाएगा, 9000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से हम रेशियो लेकर यहाँ पर धनराशि को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम किसी भी ईयर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें, आप बोले सर 10,890 को लेकर आपने धनराशि निकाला, क्या हम 11 जो भी है 11,979 जो है इससे लेकर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। इस तरह से हम निकालेंगे यहाँ पर, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 11,979 जो है
वो किसका वैल्यू है, 11 का वैल्यू है। ये 10 का वैल्यू निकालना, तो ये हमारा दूसरा साल का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर निकलेगा। उसके बाद फिर से हम एक बार बैक जाएंगे, 10/11 करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट साल का वैल्यू निकलेगा। फिर से धनराशि पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे 10/11 पर जाना पड़ेगा। तो मुझे 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ा और ये भी वैल्यू बड़ा है, और यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, क्यों ना हम इससे अच्छा इसे लें, और एक बार हम जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ईयर का निकलेगा, और फिर से करेंगे तो फिर हमारा धनराशि पर आ जाएंगे, धनराशि पर पहुंच जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने ये वाला वैल्यू लेकर शॉर्ट से किया और हमारा जो आंसर है वो आ गया, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पूरे को डिलीट कर लेते हैं, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किताबों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई के कार्टून मिले जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े थे। यदि ऐसे कार्टून का आयतन 22.5 घन फीट है तो प्रत्येक कार्टून की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। चलिए, किताब को एक सेट को पैक करने के लिए गौतम को एक कार्टून मिला, ठीक है, जो 48 इंच लंबा, ठीक है, 27 इंच चौड़ा है, लेकिन हाइट नहीं है, शायद वही पूछा कि हाइट कितनी होगी, ठीक है। और जो वो कार्टून है उसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो दिया गया है, ये हमने लिखा है, वो वॉल्यूम में लिखा है कि 48 गुना 27 गुना हाइट मीन्स L इंटू बी इंटू एच जो होता है वो किसी भी जो बॉक्स होता है, जो क्यूबाइड होता है या फिर बोले कार्टून जो होता है वो क्यूबाइड के फॉर्म में है, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच ही होता है। तो हमने यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और हाइट लिख दिया है, और इसका जो आयतन है, जो इसका वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 22.5। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो 22.5 जो लिखा हुआ है ना, वो घन फीट में लिखा हुआ है, यानी वो फिट में है, और ये जो हमारा जो हाइट है और ये जो लंबाई और जो चौड़ाई दिया गया है वो इंच में है। और आपको पता होगा कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो यानी यहाँ पर 22.5 जो है वो फिट में है, तो इसको हम इंच बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर एक बार देखिए, घन फीट है, यानी अगर यहाँ पर जो 22.5 है वो घन फीट है, मीन्स घन फीट क्यूब होगा। तो यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ देखिए 22.5 क्यूबिक फीट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट इशू आ गया, 1 मिनट, ठीक है, ओके, हाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो लंबाई चौड़ाई है वो इंच में है, और 22.5 जो हमारा आयतन है जो वो फिट में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फिट में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने में इंच पे तो चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर क्यूब फिट होगा। यहाँ पर एरर था टाइपिंग का, यहाँ पर देख सकते हैं 22.5 क्यूबिक फीट है। यहाँ पर जो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि जो लंबाई, चौड़ाई और हाइट जो है वो तीनों को फिट में चेंज किया होगा, जो मल्टीप्लाई होकर आया होगा ना, वो तीनों में 12 से मल्टीप्लाई होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूबिक के कारण क्या करेंगे, 3 बार हम 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ही हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या चीज़ में बदल पाएगा, वो इंच में बदल पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बार 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है, क्यों ना ऐसा ना करें कि 22.5 जो है वो फिट में है, इंच में बदलना, तो सिर्फ 12 से कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइट अब निकाल देंगे, अब बिल्कुल भी आसान हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22.5 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 टाइम्स होगा, डिवाइड हो जाएगा कितने से, 48 इंटू 27 से, ठीक है। तो चलिए फटाफट काटते हैं, 12 से कटेगा 12 चौक 48, 4 से कटेगा 4 से 12, 3 से कटेगा 3 नंबर 27, ठीक है। और यहाँ पर बचा 9, फिर यहाँ से 3 से काट लेते हैं, तो यहाँ पर 3 3 9, 3 चौक 12, फिर यहाँ से 3 से ये कट जाएगा, 7 21 और 7 5 15, 7.5 इंटू 4, तो 7.5 गुना, अगर हम 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7.5 गुना 2 तो हो जाएगा कितना, 15, 15 दूना 30, 30 इंच जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 इंच जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 इंच जो है वो हाइट होगा, ठीक है। बस अब यहाँ पर हम 30 इंच सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस यहाँ पर ध्यान रखना था कि जो आयतन था वो फिट में दिया था, इसे हमें इंच में बदलना था, और इंच बदलने के लिए 3 बार हम क्या करेंगे, 3 बार हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम है, ये आयतन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। संख्या 5, 6 और 8 का चौथा समानुपाती क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर 4th प्रोपोर्शनल पूछ लिया है, और हमने लास्ट 2 वीडियो में भी डिस्कस किया, हमेशा प्रोपोर्शनल पूछता है, कभी मीन प्रोपोर्शनल पूछता है, कभी 3rd प्रोपोर्शनल पूछता है, कभी 4th प्रोपोर्शनल पूछता है। अब यहाँ पर 4th प्रोपोर्शनल पूछा है, तो क्या होता है आपको पता होगा, 5/6 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 बटा जो सी है, मिस ऐसे होता है ना, एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्ट,
ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये होता है फर्स्ट, ये होता है बी जो है सेकेंड, सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, डी जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बी सेकेंड हो गया, ए जो है वो फर्स्ट हो गया, सी जो सेकेंड, यहाँ पर डी फोर्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरह चलता है। यहाँ पर ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है और यहाँ पर सी का वैल्यू जो है वो 8 है। यहाँ पर डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 8.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या कर सकते हैं 8 25 40 848 48/5 कर सकते हैं। तो अगर कितना आ जाएगा, अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 दूना 90, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 दूना क्या हो जाएगा 96, 96 में से 9.6 आंसर हो जाएगा 9.6। मैंने सही किया ना, बिल्कुल सही किया 9.6, जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए प्लस 2b इक्वल टू 27 है तथा ए क्यूब प्लस 8b क्यूब इक्वल टू 5427 हो तो 2ab का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखते के साथ मुझे यहाँ पर आइडिया मिल गया कि यहाँ पर देख सकते हैं 2ab इसी का होल क्यूब है, 8b क्यूब है और यहाँ पर ए क्यूब किया है, 2b का क्या हो जाएगा 8b क्यूब हो जाएगा और इसका यहाँ पर वैल्यू भी दिया हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको साफ साफ, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, तो क्या हम ये लगा सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है माइनस ए बी। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू तो मुझे निकालना है, ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू पता है और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी वैल्यू पता है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए बी का वैल्यू निकालना और ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास और है, ए प्लस बी का क्या है होल क्यूब है, इज इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी हमारे पास है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, यहाँ से हम ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा सूट कर रहा है और यहाँ से हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं बी की जगह पर क्या है 2b है, यहाँ पर 2b हम रख लें, a प्लस 2b का होल क्यूब। एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना, लेकिन मैं डायरेक्ट कर सकता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b का होल क्यूब क्या करेंगे तो 8b क्यूब हो जाएगा प्लस 3 यहाँ पर 3 इंटू ए इंटू 2b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6ab हो जाएगा 6ab और फिर a प्लस 2b यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस 2b का वैल्यू पता है मुझे 27 का होल क्यूब हो जाएगा, 27 का होल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर a क्यूब प्लस 8b क्यूब का भी वैल्यू दिया हुआ कितना 5427, तो 5427 यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 6ab का वैल्यू निकालना होगा मुझे, यहाँ पर मतलब 2ab का वैल्यू निकालना था, यहाँ से हम 2 इंटू 3 तोड़ लेंगे तो वहाँ से 2ab निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर a प्लस 2b का वैल्यू क्या है 27 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 27 है, इधर यहाँ पर भी 27 कैंसिल आउट करें तो यहाँ से 27 यहाँ से उड़ा दें, यहाँ से 27 उड़ा दें और यहाँ पर 27 होना चाहिए, तो 27 दूना 54 है ही और 0 और 1 201 यहाँ बचेगा। तो यहाँ पर 27 जो है वो कैंसिल आउट मैंने किया, यहाँ पर 27 यहाँ से कैंसिल, यहाँ 27 से मैंने काटा 201 बचा और यहाँ से 27 खत्म किया, यहाँ पर बचा क्या 27 का स्क्वायर बचा, और 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है। 729 इज इक्वल टू 201 प्लस 6ab हमारे पास बचा। यहाँ से 201 अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा ना सामने 8 2 5 528 बचेगा, मतलब 528 इज इक्वल टू 6ab। यहाँ हमसे पूछा क्या है 2ab का वैल्यू, 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 528 डिवाइड बाई 3 और 3 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पे बात 21 एक मिनट 3 एकम 3 21 और फिर एक बचेगा 328 116 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने कहीं फिर से मिस्टेक किया क्या 176 ओके हाँ 176 होगा ना, 3 एकम 3 यहाँ पर 21 और एक बचेगा 318 176 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं फार्मूला बेस्ड था, कौन सा फार्मूला था ये फार्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था और प्लस 3ab ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी का भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था। अब बेसिकली यहाँ से हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे, जो भी पूछा है 2ab, तो अगर ए बी का निकलेगा तो 2ab का तो निकल ही जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी चाहे वो निकाल सकते हैं। फिर तो यहाँ पर 5ab पूछे तो वो भी निकल जाता। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए 176 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवि और बिंदु क्रमशः 4 और 12 घंटा एक परियोजना को पूरा करते हैं। ठीक है, तो जो अवि है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ, अवि जो है वो किसी काम को 4 घंटा में करता है। ठीक है, और वहीं जो बिंदु है वो 12 घंटा में काम को पूरा करता है। तो अभी सुबह 5 बजे प्रोजेक्ट शुरू करता है और वे 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। मीन्स अल्टरनेट काम करते हैं, 1 घंटा अभी करता है और 1 घंटा बिंदु करता है। ठीक है, तो टोटल काम अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल काम 12 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम 4 और 12 का 12,
तो ये जो अभी का एफिशिएंसी रहेगा 4×12 3 और बिंदु का 1 हो जाएगा। यानी जो अभी है वो 3 का एफिशिएंसी रखता है और बिंदु जो एक का एफिशिएंसी रखता है। यानी 3 1 4 4 काम होता है, ऐसे तो 4 वर्क होता है। ठीक है, 4 काम होता है कितने में, 2 आवर में, 2 घंटा में, क्योंकि 1 घंटा पहले अभी करता है फिर बिंदु 1 घंटा करता है, तो 2 घंटा में ओवरऑल देखें, क्योंकि अल्टरनेट बोल रहा है, बारी बारी से काम करता है, एक बार एक करता है, पहले अभी आता है फिर बिंदु आता है, फिर अभी आता है फिर बिंदु आता है। तो पहले अभी आया 3 घंटा किया, फिर बिंदु आया, फिर पहले अभी आया 3 काम किया 1 घंटा में, फिर बिंदु आया, फिर वो 1 काम किया 1 घंटा में, तो 3 1 4 काम किया वो 2 घंटा में। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल काम कितना है, 12 काम है, तो 12 काम जो है वो कितना घंटा में होगा, 6 घंटा में होगा, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 6 आवर्स में होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि टोटल काम कितना है 12 और काम कितना दोनों मिलकर करेगा, तो 3 1 4 करेगा, लेकिन करता है कितना, अल्टरनेट जो भी दिन आएगा, जो भी टाइम आएगा वो डबल हो जाएगा। 4 6 12 3 × 2 करेंगे, 6 जो है 6 आवर्स में हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर वो अल्टरनेट डे में नहीं करता, एक साथ काम होता तो 3 घंटा में काम को पूरा करता, लेकिन अब अल्टरनेट पूछा कि बारी बारी से काम करता है, पहले भी आता है फिर बिंदु आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक साथ हो गया ये 3 1 4 जो हम डिवाइड की टोटल काम से, तो एक साथ हो गया, एक साथ काम करेगा तो 3 घंटा लगेगा, लेकिन अल्टरनेट बारी बारी से करेगा, पहले वो अभी आ रहा फिर बिंदु आ रहा, तो इसलिए 6 टाइम्स मतलब डबल हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 आवर्स में वो जो है वो काम को करेगा। तो लेकिन बोला कि जो काम है वो 5 बजे से स्टार्ट करता है। ठीक है, 5 बजे स्टार्ट करता है, तो काम कितना देर में ख़त्म होगा, अगर 5 बजे से काम स्टार्ट करता है, इसमें 6 आवर 5 AM में काम स्टार्ट करता है, अगर हम 6 आवर जोड़ दें तो 6 5 11, तो 11 AM जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। ओके, मैं पहले से इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने माल के अंकित मूल्य को 28 रुपये कम करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये है और इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए कोई भी एक सामान है जिसमें क्या करता है, उसका जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य, उस पर 28 रुपये कम करके दुकानदार बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। और हमको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 560 रुपया है। अगर हम सेलिंग प्राइस इसका निकाल लें तो क्या काम हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हो जाएगा। सेलिंग प्राइस निकलेगा तो क्या मार्क प्राइस निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्यों निकलेगा, जो भी सेलिंग प्राइस आएगा उसमें अगर हम 28 रुपया जोड़ दें तो वो हमारा मार्क प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि मार्क प्राइस से इस अंकित मूल्य से अगर 28 रुपया कम करते हैं तो उसे 120 मतलब 20% का लाभ होता है। तब तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, 120% है, यानी जो 560 है ना, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है 560 है, वो 100 का वैल्यू है, तो सेलिंग प्राइस कितना 120 है, तभी तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। मीन से 560 जो 100 का वैल्यू है, तो 120 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा। अब यहाँ से क्या किया हम, 0 0 सब कट गया, 12 × 56 करना है, तो 12 5 4 5 72, बाकी हाथ में 7 और 12 5 60 और 60 बस 67, 672 रुपया जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 56 × 12 किया तो 672 आया, तो सेलिंग प्राइस हमारा 672 हो गया। तो मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य वो क्या होगा, वो 28 रुपया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 28 रुपये इसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दें 700 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। तो मार्क प्राइस 700 है और कॉस्ट प्राइस 560 है, सेलिंग प्राइस जो है 672 है। मीन्स तभी से क्या हो रहा है, 672 रुपया बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि अगर वो मार्क प्राइस पर ही बेचे तो उसका लाभ जो कितना होगा, तो मार्क प्राइस पर अगर वो बेचेगा, मार्क प्राइस पर डायरेक्ट बेचेगा तो कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ पर देखें तो 560 और 700 में डिफरेंस कितना का हो गया, 140 का लाभ किस पे से 560 पे × 100, तो कितना प्रतिशत हो गया, 0 से 0 गया, 14 छक्का 56, 4 से यहाँ पर 25 हो गया, 25 जगह 100, 25% जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो 25% लाभ अगर वो मार्क प्राइस पर बेचेगा तो 25%, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और बहुत ही आसान सा। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ एंड बनाते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई r स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से कट गया, 16 छक्का 64, मीन्स r स्क्वायर इक्वल टू 64, तो r इक्वल टू 4 हो गया। हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा, आयतन पूछा। आयतन क्या होता है, एक गोला का स्फीयर का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन में वो पाई है, ऑप्शन में क्या है, पाई है, तो हम यहाँ पर पाई में ही टर्म में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पाई को वैसे ही छोड़ देते हैं, 4/3 × पाई × 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4, क्योंकि जो रेडियस हम यहाँ से 4 निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ से मल्टीप्लाई सिर्फ कर लेते हैं, 4 × 16 और 4 × 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, 256/3 बचेगा ये,
256/3 पाई। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है वो सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम निकाले हैं, तो क्यूब जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 256/3 जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर आपको 4πr² का वैल्यू दे चुका है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से रेडियस निकल के, रेडियस निकलने के बाद हम क्या करेंगे, गोले का वॉल्यूम निकालिए, आयतन निकालिए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 1/x इज इक्वल टू -2√3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁵ + 1/x⁵ यदि x + 1/x इज इक्वल टू -2√3 है तो x⁵ + 1/x⁵ का मान क्या होगा। तो देखिए, बेसिस का क्वेश्चन है और आपको ये इस पैटर्न पर हमेशा एसएससी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर x + 1/x का वैल्यू, चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 9 है। ठीक है, अगर हम मुझे इससे पूछा जाए x का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर -2 करेंगे, यही होगा। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 9 में 81 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 79 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर आ गया। अगर हमसे इस चीज़ में पूछा जाए x का क्यूब + 1/x का क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, -3 × 9 करेंगे, यानी हम एक तरह से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा x का क्यूब + 1/x का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ सीधा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर x + 1/x इज इक्वल टू, अगर a है, अगर मुझे x का स्क्वायर + x का स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, -2 करना है। अगर x का क्यूब + 1/x का क्यूब निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, a³ -3 × a करना है। ठीक है, उस तरह से अगर मुझे x⁵ जैसे क्वेश्चन में पूछा है x⁵, अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारा स्क्वायर किया तो x + 1/x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल टू a² हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मीन्स x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर + 2 × x × 1/x। अब देख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, इसी कारण यहाँ पर सिर्फ बस 2 बचता है, मीन्स x का स्क्वायर + 1/x, x का स्क्वायर इक्वल टू a² - 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना x × 1/x जो है वो कैंसिल हो जाता है, मीन्स 2 × a b करते हैं ना, तो यहाँ पर a b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x और 1/x है, तो ये जो मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर कैंसिल होता है, सिर्फ 2 बचता है। इसलिए हम 2 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि इधर इस साइड प्लस होता है तो इधर हो क्या माइनस हो जाता है, -2 करते हैं। अगर उस तरह से अगर यहाँ पर x -1/x रहेगा इज इक्वल टू a, तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर + 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा -2ab, a भी तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x और 1/x जो है वो कैंसिल हो जाता है, हमारा -2 बचेगा, ये साइड लाइन तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से चलता है और ये सब शायद आपको पता ही होगा, तो मैं सिर्फ हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया, सिर्फ जानकारी दे दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, क्या लिख लेता हूँ, x + 1/x इज इक्वल टू, अगर a है तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a² - 2 हो जाएगा, x का क्यूब + 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, a³ - 3a हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर x⁵ जो क्वेश्चन में पूछा है, x⁵ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो होता है वैल्यू वो होता है x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर इंटू x का क्यूब + 1/x का क्यूब माइनस होता है x + 1/x का, x + 1/x। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x + 1/x का वैल्यू है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2√3 दिया हुआ है। अगर हम x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, -2√3 का होल स्क्वायर, तो -2√3 का हो सकता है 2 दूना 4 और 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस प्लस हो गया और -2 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 10, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम x का क्यूब + 1/x का क्यूब, क्योंकि मुझे ये और ये तीनों चाहिए, और यहाँ पर पुट करेंगे तब हमारा x का स्क्वायर + 1/x x⁵ + 1/x⁵ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हमारा निकल गया x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर। अब निकालते हैं x का क्यूब + 1/x का क्यूब का क्या हो जाएगा, यहाँ पर a³ - 3 होता है, तो यहाँ पर a का क्यूब करेंगे, मीन्स -2√3 का क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होगा, और क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 × 24, 24√3 हो जाएगा, और -3 करेंगे -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -3 दूना 6√3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो -18√3 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, x² + 1/x का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है, 10 है, 10 इंटू और x³ + 1/x का क्यूब का क्या हो जाएगा, -18√3, और यहाँ पर -x + 1/x का वैल्यू क्या है,
√3, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2√3, ठीक है। तो 10 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 180 माइनस 180√3 +2√3, यहाँ पर हो जाएगा -178√3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 1D, ऑप्शन जो डी है वो -178√3 है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था इससे पावर 5 और 1/5 एक्स का स्क्वायर, ये डायरेक्ट मैं लिखता और फिर यहाँ से मैं सीधा 2√3 का एक्स का स्क्वायर डायरेक्ट मन में ही निकाल लेता, डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेन इसलिए क्या कि आपको थोड़ा सा आसानी और आप लोग है ना इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि x + 1/x है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मुझे x⁴ 1/4 निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। फिर से क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर -2 करेंगे, 10 का स्क्वायर -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ + 1/4 निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, पावर 8 हो जाएगा। इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। उसी तरह से क्यूब में भी होता है, तो इस तरह से हम चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमारा जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा टाइम मैंने दे दिया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चलिए, हमारे सामने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एक सरकारी योजना में यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि में 5% की कमी आती है। देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये की कमी हुई। यानी अगर बिल जो है, जो भी डेट होता है ना, उससे अगर पहले जमा कर दिया जाए तो 5% को आपको छूट मिलेगा, मीन्स 5% कम बिल जमा करना पड़ेगा। उसी तरह से एक व्यक्ति ने अपने भुगतान जो है वो जो देय तिथि से वो पहले कर दिया तो उसे 20 रुपये कमी आई। यानी जो 20 रुपये की कमी आई, मीन्स जो 20 है वो 5% का वैल्यू है, क्योंकि 5% कम आ रहा है। वैसा बोला है कि बिजली बिल जो अगर टाइम से पहले, मीन्स जो भी देय तिथि उससे पहले अगर जमा करता है तो 20% का कमी आएगा, मीन्स 20% कम देना पड़ेगा। यानी 20% का वैल्यू यहाँ पर, सॉरी 20% नहीं, 5% सॉरी 5% जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर जो 5% कम होगा तो जो व्यक्ति है वो दिया है, भुगतान किया है, वो क्या किया है, वो देय तिथि से पहले भुगतान किया है, उससे 20 रुपये का ही कम हुआ है। 20 रुपये का कम किस कारण से हुआ है, 5% का हुआ है, 5% कम हुआ है, 20 का जो वैल्यू है 5% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकालना है तो सिंपल उड़ा देंगे और कहानी खत्म। 20 चौक 80, 400 रुपये जो है वो उसका जो बिजली बिल था, तो 400 रुपये जो वो करेक्ट आंसर है। 100% का वैल्यू निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिफरेंट कलर ड्रेस वर्न बाय 60 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज पार्टी। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर येलो कलर ड्रेस सेक्टर विच रिप्रेजेंट 10%। ओके, बोला गया निम्नलिखित पाई चार्ट में कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पाने गए विभिन्न रंगों के कपड़े दिखाता है। जो यहाँ पर चार्ट है ना वो ड्रेस कलर है, ठीक है। 60 छात्रों द्वारा जो पहने गए रंगों के कपड़े को वहाँ पर शो करा इस चार्ट में। पाई चार्ट का अध्ययन करो और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। कौन सा प्रश्न है भाई, देखें। रंग की पोशाक पहनने वाले छात्रों की संख्या सेक्टर जो 10% का प्रतिनिधित्व करता है। लगता है हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग इंग्लिश सही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वोर येलो कलर, पीले रंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है यहाँ पर, पीले रंग। पीले रंग के पोशाक पहनने वाले छात्रों की संख्या पूछा है। तो अगर हम देखें पीले रंग जो वो है वो 10% है। कितना है, 10% है, ठीक है। और टोटल जो छात्र है वो कितना है, 60 छात्र है, 60 छात्र है, ठीक है। 60 छात्र जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निकालना 10% जो पीले रंग के कपड़ा का पहना हुआ है वो। तो यहाँ से 60 कैंसिल, तो यहाँ पर 6 जो है वो 6 छात्र ऐसे हैं जो 10% में पीले रंग के जो कपड़ा है वो पहना हुआ है, तो 6 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है, तो मूल अंश ज्ञात करें, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। यदि कोई भिन्न में अंश का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। ओके, तो न्यूमरेटर में चलिए न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं, अंश को x माने। x में क्या कहता है, 50% की वृद्धि, 50% का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 किया, मतलब 50% बढ़ाया है, 2 से 3 कर दिया है, तो x का 3/2। और यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है उसको हम बाई लेते हैं, मीन्स हर को बाई लेते हैं, उसमें 28% की कमी करता है। 28% कमी का मतलब क्या हुआ, 28/100। इसका क्या मतलब हुआ, 4 से यहाँ पर कट जाएगा, 7 चौका 28 और यहाँ पर 25/100, मीन्स 25 में से 7 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, 13। 25 में से 7 गया था 18, सॉरी 1 मिनट, क्या हो गया, 18। यहाँ पर क्या हुआ, 18, 25, यहाँ पर कम किया इसलिए हमने क्या किया, 25 में से 7 किया था 18, 18/25 हो गया, इंटू यहाँ पर होगा ना बाई का 18/25 जो है
इसका जो वैल्यू क्या आया 25/36 आया। समझ में आया? क्या बोला कि अंश में जो 50% वृद्धि किया, 50% मतलब 1/2 होता है, मीन्स एक्स में क्या किया 1/2 का मतलब वृद्धि किया, मीन्स क्या किया 1/2 का मतलब क्या 3/2। ठीक है, 2 1 3 3 से बढ़ा दिया। ठीक है, तो 3/2 हो गया। और बाई का क्या हो गया 18/25 हो गया, मीन्स क्या किया 28% कमी किया। 28% का मतलब होता है 7/25, 7/25 का मतलब कमी किया है, तो 25 - 7 किए 18/25 हो गया। इसका जो वैल्यू है वो क्या है 25/36 है। बस इसे सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा x इंटू 3 हो जाएगा नीचे, बाई इंटू 18 यहाँ पर इंटू 2 और ऊपर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25/36। क्या 25 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 18 दूना 36, ऐसे 2 से 2 भी गया, तो x/22 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो आ गया वो 1/3 आ गया, तभी आंसर ये सबमिट हो गया, टाइम अप हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग दिखा रहा है होगा। ठीक है, मैं उसे बाद में देखता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 44 पे आता हूँ। 44 यस, यहाँ पर क्या हो गया 1/3 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1/3 जो हमारा ये मूल हमारा जो फ्रैक्शन होगा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या किया मैंने, जो भी जैसा बोला है क्वेश्चन 50% मैंने यहाँ पर बढ़ाया और 28% यहाँ पर कमी किया है, और इसका जो वैल्यू है वो है बस सॉल्व करना था, और x/y जो है वो जो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो आ गया। ठीक है, 1/3। तो चलिए एक बार हम एक क्वेश्चन मिस्टेक किया 36 नंबर, वो देख लेता हूँ। संख्या 5 और 6 का यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो रॉन्ग हो गया हमसे, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है संख्या 5/6 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर डी है 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 डिवाइड बाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8/48/5। कहाँ पर दिक्कत होगी, करें नीचे 2 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, 7×2 = 16 बचत में 1 9.6/10 96/10 9.6 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। सॉरी गाइस, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 9.6 जो है वो सही होगा। अगर मैंने 9.6 किया तो सही है, अगर मैंने 9.8 अगर वहाँ पर बताया तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं, बस बेसिक सा कैलकुलेशन था, फिर भी मैंने इस पर मिस्टेक कर दिया। ठीक है, 48/5 आया, जिसका वैल्यू होता है 9.6। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, कैसे निकाला, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे मैंने 10 कर दिया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 48 दूना 96 होता है, और नीचे अगर 10 होगा तो एक पॉइंट बैठा दें, बस 9.6 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अगर मैं वहाँ पर कुछ और, अगर 9.6 से आंसर निकला तो सही है, और अगर कुछ और बताया तो गलत होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 मैंने टिक कर दिया, बता दिया हूँ। ठीक है, 45 पर आते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने वोट डाला। डाले गए वोटों में से 5% को अमान्य घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% थे। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मानते हैं टोटल जो था जनसंख्या टोटल था। ठीक है, टोटल में क्या किया है 80% ने वोट डाला, मीन्स 80% जो है वोट डाला। ठीक है, उसके बाद जो 5% जो वोट अमान्य घोषित कर दिया, मीन्स इनवैलिड कर दिया गया। तो वैलिड कितना हो गया, मान्य कितना हो गया 95%, 95/100। ठीक है, उसके बाद उससे 75% कुल वैध मतों का जो है वो इतना है 10,545 में से। इसका जो वैध मत बचा है इसका जो 75% का जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है 10,545। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। 25 से 75, 25 × 100, यहाँ से काटे 1 0 0 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर कैंसिल करें तो यहाँ पर 13×5 = 95 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 19×5 = 95 होता है ना, 19×5 = 95 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, अगर हम इसे निकाल रहे हैं टोटल जो हमारे पास जो जनसंख्या है, टोटल नंबर ऑफ द एलिजिबल वोट्स है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 10,545। हमारे पास बचा कितना 19 × 13। बस अब इसे क्या करते हैं फटाफट डिवाइड करते हैं। 19×5 = 105 और 0 और 9 9×5 = 45। यहाँ से फिर 3 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ओके, यहाँ पर 100 छूट गया तो इंटू 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से अगर हम यहाँ पर करें तो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है क्या, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। ओके,
ओके ओके, यहाँ पर मैंने काटने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। 19 पचे 95 होता है, 19 पचे 95, यहाँ पर फिर 10 बचा 104, फिर 19 पचे 95, फिर 9 बचेगा, फिर 555। ओके, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करेंगे। 555 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 3 कम 3 और 8 या 24 और 5 से 15, 18500, 18,500। फिर से कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना? 18,500 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 18,500 जो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक हुआ था यहाँ पर 19 से डिवाइड करने में बस। चलिए, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। मुद्रित मूल्य से लागत मूल्य का अनुपात क्या है? बस मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। चलिए, यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस का क्या है, 12% लाभ में से 112% जो है वो बराबर है मार्क प्राइस पर 10% छूट देने पर हमें 90% का वैल्यू जो है बराबर है। 100 कैंसिल गया, CP/MP निकालना है, इक्वल टू क्या हो गया, 90/112। बस इसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर क्या है 45 और 56, 45 और 56 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 45 56 किस ऑप्शन में बस देखना है, ऑप्शन सी में है, आंसर हटाओ। नेक्स्ट, क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, बाहरी रूप से मीन्स ऐसे है कुछ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फिगर। तो ये बड़ा बनाता हूँ। इसमें कितना है, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर और एक यहाँ पर थोड़ा सा टच करना है बाहर से ऐसे। और इसका जो वैल्यू है वो 8 है। ठीक है, और इन दोनों वृत्तों पर एक ओवलनिस्ट स्पर्श रेखा भी टेंजेंट एक पास करता है। ठीक है, तो क्रमशः M और N पर स्पर्श करती है, M और N पर। ठीक है, तो MN की लंबाई ज्ञात करें। तो MN की लंबाई क्या होता है आपको पता होगा, MN इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है 2 इंटू R1 इंटू R2 होता है। 2 इंटू R1 कितना, 8 इंटू R1 जो 12, जिसको भी मान लेते हैं R1, जिसको मल्टीप्लाई तो करना, 8 गुना 12 करें फिर 12 गुना 8 करें, बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को क्यों ना बाहर कर लें। तो अगर बाहर किए 4 को, 2 इंटू 4 अंडर रूट, यहाँ बचेगा 4 3 12 4 2 8 मीन्स 8√6। 8√6 जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। 8√6 जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट टेंजेंट निकालने का अगर स्पर्श कर रहा है तो। इसके अलावा आपको 2 फार्मूला और याद रखना है। ठीक है, वो क्या है कि अगर हम यहाँ पर 2 सर्कल लेते हैं, 2 सर्कल लेते हैं, दोनों जो वो टच नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एक कॉमन टेंजेंट है M और N। ठीक है, और यहाँ पर इसका रेडियस होगा, यहाँ रेडियस होगा, ये जो होता है वो डिस्टेंस D है। यहाँ पर मैंने R1 माना, इसे R2 माना। ठीक है, यहाँ पर R1 जो वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर मुझे MN निकालना होना तो इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट D²। ये जो डिस्टेंस है इसके सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो लेते हैं D² माइनस, और यहाँ पर क्या लेते हैं R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा। और एक सिचुएशन और बनता है, यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक हमारे सामने ऐसा आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। यहाँ पर क्या होता है, जो टेंजेंट है ना इस तरह से ट्रांसवर्सल पास होता है, ऐसे करके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस फार्मूला तो सेम ही होता है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना होगा सिर्फ D² माइनस यहाँ पर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस इतना का फ़र्क है। जब माइनस होगा, जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा तो माइनस होगा, और यहाँ पर जब ये होगा ना तो फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, ये जो है इसके लिए है और ये जो है इसके लिए है। ठीक है, और अगर वो टच कर रहा हो तो 2 इंटू R1 इंटू R2 अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने एक्स्ट्रा भी जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 39 छात्र हैं और उनका औसत वजन 51 kg है। अगर शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 51.2 किलो हो जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना होगा? देखिए 39 छात्र हैं यहाँ पर। ठीक है, 39 छात्र हैं। अब इसमें जब टीचर को शामिल करता है तो फिर एवरेज जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जब 39 छात्र तो इसका जो एवरेज जो वजन है वो 51 kg है। अब टीचर को शामिल कर लिया तो टीचर शामिल कितना चाहिए, 40 हो गया। अब 39 छात्र था और एक टीचर ऐड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अब 40 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो वजन का जो एवरेज है वो 51.2 हो गया। अगर टीचर का ही वजन 51 kg होता और वो अगर ऐड होता तो क्या एवरेज में फ़र्क पड़ता, औसत में क्या कोई अंतर होता? नहीं होता,
कोई भी अंतर नहीं होता, लेकिन टीचर का वजन ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या हो गया, ओवरऑल जो है वो एवरेज में क्या हो गया, वो बढ़ोतरी हो गया। कितना बढ़ोतरी हो गया देख सकते हैं, 0.2 का जो है बढ़ोतरी हो गया। अब 0.2 का बढ़ोतरी हो गया कितने में, 40। अब 40% हो गया ना, 39 स्टूडेंट और एक टीचर, तो 40। अगर वो 51 ही रहता टीचर तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज में, लेकिन यहाँ पर 0.2 बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या 0.2 वो ज़्यादा लेकर आया। कितना ज़्यादा लेकर आया, हमारा 40 स्टूडेंट हो गया, जो 0.2 है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सभी में बटा है। 0.2 इंटू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 दूना क्या होता है, 80 होता है मिस 8 kg। 8 kg जो है वो ज़्यादा है किसका, टीचर का वजन। तो यानी टीचर का वजन कितना हो गया, अगर 51 प्लस 8 जो है वो 59 kg जो है वो टीचर का वजन हो गया। 59 kg जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 59 kg। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इफ़ cot थीटा cot 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 15 डिग्री। यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको cot और यहाँ पर 75 डिग्री और cot 15 डिग्री है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इन्वर्स कर देंगे। क्योंकि जो सम है, जो यहाँ पर 75 और 15 का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है मीन्स cot 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3 है, तो cot 15 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 15 डिग्री हो जाएगा 1/2 माइनस √3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 1/√3, 1/2 माइनस √3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर से देख सकते हो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, स्लाइज कर देंगे। और आपको यहाँ से साफ दिख रहा है, दो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 √3 का 3 और 4 में से देंगे 1 आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते थे, डायरेक्ट हम 2 + √3 कर सकते थे। 2 प्लस जो √3 है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, cot 15 का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 से, यहाँ पर माइनस तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये सब मुझे बोलना ना पड़े। तो 2 + √3 और डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 a माइनस b प्लस b 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर का जगह 3 हो जाएगा, नीचे बन गया 1, नीचे क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या होगा 2 + √3 हो गया। तो cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 2 + √3 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए को मैं टिक करता हूँ। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे cot 75 डिग्री कितना है, 2 माइनस √3। अगर हम इसे 10 में चेंज करें तो क्या होगा, 10 15 डिग्री होगा। 10 15 डिग्री 2 माइनस √3 इसके बराबर होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। क्या हम लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा तो cot क्या होगा, 90 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा 10 में, cot चेंज होता है 10 में, 10 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 2 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पर cot 15 डिग्री निकाला, cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, उलट जाएगा 1/2 माइनस √3। 10 का उल्टा cot होता है, आपका मालूम होगा। अब यहाँ पर 1/2 माइनस √3 से स्लैश करेंगे 2 + √3 से, फिर वही वैल्यू हो गया, वही बात हो गया, और वही वैल्यू हमारा आ जाएगा। और नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 गया 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 + √3। ठीक है, वो जो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप किसी भी तरह से निकालें, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ये 75 और 15 जो है cot में क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, सीधा उलट जाएगा, सीधा उल्टा होगा और आंसर मिलेगा। तो आप कर सकते थे डायरेक्ट, जिसको जो दिखता है सामने एग्जाम में वो फटाक से करके निकलने का है। ठीक है, चलिए डिलीट, ये भी हम डिलीट। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन में से कौन सा 3 से विभाज्य है, 3 से डिविजिबल चेक करना है, बहुत ही आसान है। चलिए 6 यहाँ पर कर लेते हैं, क्या पहन लेते हैं, ओके। 6 3 गया, 9 3 गया, 5 4 9 गया, 7 जो है नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ये। चलिए 3 6 9 4 2 6 8 5 13 जो है वो नहीं कटेगा, ख़त्म। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 9 5 4 9 3 7 2 9, ये भी डिविजिबल है 3 से विभाज्य ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमने डिस्कस कर लिया पूरे 25 क्वेश्चन को। और ठीक है, पूरे मैंने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मैथ का। और हम फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हमारा जो भी शिफ्ट आएगा उसके अंदर, और उसको हम और भी बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और आपको कोई भी सुझाव हो वीडियो के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट वॉच वीडियो। थैंक यू सो मच।